पैकेज स्टेकिंग किया तो $10 तो आपको डेली आना ही है रिवॉर्ड। मगर ये जो $10 डेली रिवॉर्ड आता है उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको करना पड़ेगा रेफरल। अगर आपने लेफ्ट और राइट में किसी को रेफरल कर दिया तो वो जो $10 डेली जो आता है ना वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखिए, जैसे आपने एक बंदे को रेफरल किया कि इसने आकर के $5000 का पैकेज स्टेकिंग किया आपके रेफरल से, तो सबसे पहले तो आपको इसका 5% मिलेगा डायरेक्ट रेफरल। दूसरे को कर दिया राइट में तो उससे भी मिलेगा आपको डायरेक्ट 5%। इन दोनों का 5-5% तो आपको मिल गया, मगर इन दोनों का बिजनेस क्या हो गया, मैच हो गया। तो मैचिंग पे आपको मिलेगा 25% मैचिंग बोनस। अब 5000 मैच हुआ तो 5000 का 25% $1250 होता है। मगर ये $1250 मिलेगा कैसे, 100 दिन में, तत्काल नहीं मिलेगा। 100 दिन में मिलेगा। 1250 डिवाइड बाय 100 करो तो $12.5 आपको जो 10 आ रहे थे उसके साथ में ये भी ऐड होकर के आने लग जाएंगे। और ये चलता जाएगा अनलिमिटेड टाइम, यानी कि आपके नीचे जो भी लोग प्रचार करते जाएंगे, जो आपको मैच जो होगा उसका 25% मिलेगा 100 दिनों में। जो ज्यादा होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये चलेगा अनलिमिटेड टाइम। मगर दोस्तों यहाँ पे भी एक लिमिट है। ऐसा सारा नहीं होता दुनिया में, अनलिमिटेड सब कुछ नहीं होता दोस्तों, लिमिट होती है। क्या लिमिट है दोस्तों, तो यहाँ पर लिमिट ये है कि इनकम लिमिट एज पर योर स्टेकिंग पैकेज मैक्सिमम 2500, यानी कि इनकम लिमिट क्या है, एज पर योर स्टेकिंग पैकेज, यानी कि आपने अगर मान लो $100 का पैकेज किया है तो आपको $100 का लिमिट है पर डे कमाने का। अगर 2500 का किया है तो 2500 का है। और अगर मान लो आपने $5000 का भी स्टेकिंग पैकेज किया है फिर भी आपको मैक्सिमम क्या है यहाँ पर $2500 का ही आपको लिमिट रहेगा पर डे कमाने का। रेफरल करके, लोगों को प्रमोट करके, मेहनत करके, प्रचार करके आप दिन का $2500 कमा सकते हो। सिर्फ कमा सकते हो नहीं दोस्तों, लोग तो कमा रहे हैं। यस, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं $2500 पर डे। इंडियन रुपीज में आप करके देखना बाद में, ठीक है। तो दोस्तों ये था यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट। इससे ज्यादा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो बने रहना आपको। मगर यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, देखो ये थैंक यू आ गया। तो थैंक यू का मतलब ये होता है कि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। मगर आप चाहिएगा नहीं, खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। इसके बाद में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सुनना जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है। क्या है, तो इसके बाद जो है वो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि अभी आपने 20-25 मिनट जो हो गया मुझे जो सुना है उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे, छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब तो जिसने लिंक भेजी है आपको वो दे देगा। मगर बड़ा प्रश्न एक जो है जो जेन्युइनली लोगों को होता है और होना भी चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई ये हम $1000 अगर लगाते हैं, 1000 का स्टेकिंग करते हैं तो 1000 के सामने हमको 3000 आता कैसे, ये पैसा लाते कहाँ से ये सिस्टम, क्या इसके पास कोई और खजाना लगा है जो हमको निकाल निकाल के दे रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लॉजिक लगा हुआ है। क्या लॉजिक लगा हुआ है उसको समझते हैं। पिछले 1 साल से तो ये 3 गुना लोगों को दे रही है और लोगों को, कई लोगों की जिंदगी को इसने बदला है, कई लोगों ने पैसे भी कमाए। तो ये पैसा आता कहाँ से है, इतना पैसा ग्रोथ कैसे होता है। तो ये कोई ऐसी सिस्टम के, ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि आपका पैसा ले करके उसको ट्रेडिंग में डाल करके, ट्रेडिंग में पैसा कमा करके आपको 3 गुना करके दे रही, ऐसी बात नहीं है। क्या है रियल लॉजिक, इसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले शुरू किया था कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ये कॉइन का क्या होता है, ट्रेड होता है। कैसे ट्रेड होता है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज है दुनिया में बहुत सारे। कौन से हैं तो देखिए, आप लोग कईयों के तो नाम सुने ही होंगे। वैसे कॉइन मार्केट कैप जो एक संस्था है उसके मुताबिक 624 एक्सचेंज है अभी दुनिया भर में। और इन सारे एक्सचेंजों में दुनिया के लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं, तो अपनी जेब का पैसा इन एक्सचेंज के अंदर भेजते हैं फिर ट्रेड करते हैं। और ये सारे सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब क्या है पता है आपको, इसका मतलब ये है कि इन सारे एक्सचेंजों का दुनिया में कोई ना कोई मालिक बैठा है और वो मालिक इस एक्सचेंज को चला रहा है। अगर मान लो आपने कोई बाइटबिट नाम के एक्सचेंज में पैसा अगर भेजा और आप ट्रेड कर रहे हो और उस बाइटबिट नाम के एक्सचेंज के मालिक का अगर दिमाग खराब हुआ और बंद कर दिया उसने एक्सचेंज, तो अपने तो गए पैसे। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि सेंट्रलाइज है, मालिक कभी भी बंद कर सकता है। मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ कुछ और समझना है, इसका लॉजिक समझना है। लॉजिक कैसे समझना है, इस एक्सचेंज में आपने भी सुना होगा डंप हुआ, पंप हुआ। कॉइन को डंपिंग, पंपिंग, मैनिपुलेशन करते हैं। कौन लोग करते हैं, तो जिन लोगों के पास बड़ा बड़ा पैसा है, बड़े बड़े फंड है जिनके पास में, वो लोग करते हैं। उसमें एक नाम अभी बहुत रोशन, बहुत मशहूर हुआ है, वो है एलन मस्क।
यस, बहुत साल पहले शेयर बाजार में भी एक नाम ऐसे रोशन हुआ था किसी का, हर्षद मेहता। इसी तरह अभी ये एलन मस्क है जो डंपिंग पंपिंग करके लोगों के पैसों को हड़प रहा है। ठीक है दोस्तों, उससे भी मुझे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अभी हमें समझना ये है कि कॉइन का रेट इस एक्सचेंज में कम ज्यादा कैसे होता है, बढ़ता है कैसे, कम कैसे होता है। तो दोस्तों समझिए कि दुनिया में जो लोग कॉइन को खरीदना चाहते हैं वो इस एक्सचेंज में बायर बनकर खड़े रहते हैं, और जो लोग बेचना चाहते हैं वो सेलर बन के खड़े रहते हैं इस एक्सचेंज में। और उन लोगों के ऑर्डर जो होते हैं वो पेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, पेंडिंग, यानी कि अगर बायर अपने पेंडिंग ऑर्डर डाल के खड़ा रहता है, सेलर अपना पेंडिंग ऑर्डर डाल के खड़ा रहता है। तो बायर का कैसे रहता है, कोई भी बायर ऐसे बोलेगा कि भाई मुझे ये 100 रुपए में ये कॉइन चाहिए, तो सामने सेलर कैसे खड़ा रहेगा, नहीं भाई मुझे तो 110 में बेचना है, ऐसा कहेगा। तो इधर बायर 1 करोड़ बायर खड़े हैं 100 रुपए में खरीदने के लिए, और इधर 1 करोड़ सेलर बेचने के लिए खड़े हैं 110 में। तो क्या ये सौदा हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता कि 1 करोड़ लोग 100 रुपए में खरीदने खड़े हैं और 1 करोड़ लोग 110 में बेचने खड़े हैं, तो सौदा कभी नहीं होगा। सौदा होगा तीसरे बंदे से। जब तीसरा बंदा कोई आएगा और उसका सौदा जिस बंदे के साथ मैच होगा, यानी कि अगर लोअर प्राइस में सौदा मैच हुआ तो रेड कैंडल बनेगी, हायर प्राइस में यानी ज्यादा पैसे में इसका सौदा मैच हुआ तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ऐसे रेड और ग्रीन कैंडल बनती रहती है हमेशा इस एक्सचेंजों में। इसको कहा जाता है मैचिंग इंजन, एक्सचेंज के मैचिंग इंजन। और ये हर एक्सचेंज में ये मैचिंग इंजन होता है दोस्तों। मगर मजे की बात दोस्तों ये है कि जिस कॉइन की अभी हम लोगों ने बात की, ब्लॉक हो रहा की, उसका इस एक्सचेंज से कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। ब्लॉक हो रहा का जो लेना देना है वो यहाँ पर है, डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज में। अभी ये डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज के लॉजिक को समझते हैं। पहले हमने क्या समझा, सेंट्रलाइज ट्रेडिंग एक्सचेंज के लॉजिक को समझा, अब समझते हैं डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज के लॉजिक को। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 3 गुना कैसे होता है, कहां से आता है, सारा क्लियर इससे होगा दोस्तों। तो डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज जो है, इसका सबसे पहली खूबी ये है कि इसका कोई मालिक नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम बना हुआ है जिसका एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, वो ब्लॉकचेन के अंदर रन करता है, पब्लिक इसको चलाती है। ठीक है, इसके लॉजिक को समझते हैं अपन एक एग्जांपल से। तो पब्लिक इसको कैसे चलाती है एक एक्सचेंज को, तो दुनिया की पब्लिक इस एक्सचेंज में 2 काम करती है। कौन से 2 काम? एक काम करती है स्वैप और दूसरा है पूल। अब स्वैप मतलब क्या कि मान लो आपके पास में 10,000, आपके पास में ट्रोन है और आपको डॉलर चाहिए, तो ट्रोन दे करके डॉलर ले लो। ट्रोन है और आपको बिटकॉइन चाहिए तो ट्रोन देखिए बिटकॉइन, यार कॉइन के सामने कॉइन का स्वैप करना, इसको कहा जाता है स्वैप। दूसरा है यहाँ पर पूल, ये पब्लिक करती है, पहला स्वैप पब्लिक करती है और पूल भी पब्लिक करती है। कैसे कि दुनिया में मान लो अगर आपके पास में 10,000 कॉइन है, तो उस 10,000 कॉइन को लेकर के आप इस पूल में खड़े हो जाओ, इस एक्सचेंज के पूल में खड़े हो जाओ एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, यानी कि पूल ओनर। तो आपकी यहाँ पे कॉइन की दुकान खुल गई, ऐसा होगा, कॉइन की दुकान। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम मार्केट में नहीं दुकान खोलते हैं, चप्पल की दुकान खोली, बर्तन की दुकान खोली, इस तरह से अब हम कॉइन की भी दुकान खोल सकते हैं अगर हमारे पास कॉइन है तो। मान लो कि आपके पास में 10,000 कॉइन है और आप पूल में खड़े हो गए, तो यहाँ पर आपकी दुकान का लॉजिक जो लगेगा वो सोनार की दुकान के जैसा लॉजिक लगेगा। अभी तो हमको सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि सुनार यानी ज्वेलरी जो दुकान रहती है उसका लॉजिक क्या है। तो ज्वेलरी की दुकान का लॉजिक क्या है ये मैं अपन समझते पहले। तो दुनिया का एक सुनार अगर है, वो ऐसा कहेगा बाजार में लोगों को कि किसी को गोल्ड चाहिए तो मेरी दुकान से आके लेके जाओ, और अगर किसी को बेचना है तो वो मुझे आके बेच के जाओ। ये सुनार कहता है हर जगह पे, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या जहां पर भी आप जुड़े हो, हर जगह पे यही होता है। दूसरा भी ये बोलता है ज्वेलरी दुकान वाला कि जब आप मुझसे खरीदने आओगे तो मैं महंगा सोना आपको बेचूंगा, और वही सोना अगर आप मुझे वापस बेचने आओगे तो आपसे मैं सस्ता खरीदी करूंगा, ऐसा सुनार कहता है। इस तरीके से उसका लॉजिक होता है। तो यहाँ पर भी एक लॉजिक आप ऐसा ही रहेगा पूल में। देखिए आप थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पे, ये समझ लीजिए ये आप है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे फोटो, ये आप हो और आपके पास 10,000 कॉइन है और 10,000 डॉलर, ये 2 चीजें लेकर के आप पूल में खड़े हो गए, फर्स्ट पूल लिक्विडिटी ओनर। ठीक है, ये आप खड़े हो गए, आपने यहाँ दुकान खोल दी। अब आप ये कह रहे हो कि किसी को गोल्ड चाहिए तो लेके जाओ और किसी को बेचना है तो बेच के जाओ। तो यहाँ पर एक कॉइन का प्राइस क्या डिसाइड होता है,
तो एक कॉइन बराबर $1 रेट ये डिसाइड होता है, ठीक है। अगर कोई अमर नाम का बंदा आता है और 2000 कॉइन खरीदता है, तो होता यूं है कि 10,000 में से 2000 कॉइन बिक गए। तो 10,000 में से 2000 कॉइन बिके तो क्या हो गया? तो 20% कॉइन सेल फ्रॉम पूल लिक्विडिटी, देन 20% प्राइस राइज अप, यानी 20% कॉइन सेल हो गए पूल में से, तो 20% रेट इसका बढ़ जाता है। कितना रेट हो गया अब इसका? $1.20। तो सबसे पहले जो 10,000 कॉइन लेकर के आप खड़े थे, आपके 10,000 में से 2000 कॉइन बिक गए, तो अब आपके पास बचे कितने? तो आपके पास बचे 8,000 कॉइन। तो जो 8,000 कॉइन आपके पास जो बचे हैं, उसका रेट अब क्या गिना जाएगा? तो $1.20 गिना जाएगा। तो कितनी अच्छी बात हुई कि आपने दुकान खोली, एक ग्राहक आकर के माल लेके गया, आपकी गोडाउन में बचे हुए माल का रेट बढ़ गया, तो आप तो फायदे में हो। अब अमर की बात करें तो अमर को 2000 कॉइन किस रेट से मिले? तो जब अमर भाई कॉइन लेने आए तब रेट $1 का था, तो ये सिस्टम अमर को कॉइन किस रेट से देगी? देखिए, 2000 का पहला कॉइन उनको $1 में मिलेगा, 2000 का दूसरा जो कॉइन है $1.01 में, तीसरा जो कॉइन है $1.03, फिर 4 सेंट, 5, 7, 6, 8, 9, 10 बोल करके 2000 का जो आखिरी कॉइन है वो इनको 1.20 में मिलेगा। 2000 का पहला कॉइन $1 में, 2000 का आखिरी कॉइन 1.20 में, और सारे 2000 का कॉइन का एवरेज अगर निकालो तो 1.10 में पड़ेंगे अमर को सारे कॉइन। अब जिस बंदे को 1.10 में कॉइन पड़े हैं, उसी कॉइन का रेट 1.20 है एक सेकंड, तो इसको कोई नुकसान नहीं। वो आप बेच के खुश हुए, ये खरीद के खुश हुआ, मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। समझने के लिए, ये अमर जो है अपने 2000 कॉइन लेकर के ये भी लिक्विडिटी में आपके साथ खड़े हो गए। 2000 कॉइन $2400 लेकर के सेकंड पूल ओनर ये खड़े हो गए। फिर एक नया बंदा अकबर नाम का आया, उसने 1000 कॉइन बाय किए। तो चूंकि पहले आप और दूसरे नंबर पे 2 लोग लिक्विडिटी में है, 10,000 का पूल हो गया, 1000 कॉइन बिके, यानी फिर क्या हो गया? 10% कॉइन सेल फ्रॉम पूल लिक्विडिटी, देन 10% प्राइस फिर से राइज हुआ। क्या हो गया? इसका रेट अब $1.32। तो अब ये जो अकबर ने 1000 कॉइन लिया तो बिका किसका? ये एक सवाल है। तो पहले नंबर पे 8000 कॉइन लेकर के आप खड़े थे, तो 800 कॉइन आपके अकबर को मिलेंगे, और 2000 लेकर के जो अमर भाई खड़े थे सेकंड पूल ओनर, तो 2200 कॉइन उनके बिकेंगे। जैसे जिनका शेयर रहेगा उस हिसाब से यहाँ पर बिकेंगे दोस्तों। अभी अकबर ने 1000 कॉइन खरीदा है, वो भी अपने 1000 कॉइन को लेकर के $1320 लेकर के थर्ड पूल ओनर अगर ये भी खड़े होते हैं, और फिर कोई नया बंदा आता है एंथोनी नाम का, 2000 कॉइन खरीदता है, फिर इसका रेट बढ़ता है 20% कॉइन सेल फ्रॉम पूल लिक्विडिटी, देन 20% राइज, फिर राइज हो गया। अब क्या हो गया इसका रेट? $1.58। इस तरह से समझो कि मान लो धीरे धीरे 100 लोग आए, सब लोगों ने कॉइन को खरीदा और लिक्विडिटी में खड़े हो गए। अभी इस कॉइन का रेट मान लो $100 पहुंच गया। अब कोई ऐसा बंदा एलन मस्क जैसा ट्वीट ऐसा करे कि इस ब्लॉक वगैरह का या किसी भी कॉइन का रेट अगर ये जो ऊपर गया है $100 पे, उसको नीचे गिरा के वापस $1 पे लाते हैं, डंप करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 10,000 कॉइन जो पहले एक बंदे के पास थे, अब वो 100 लोगों के पास है। तो 100 लोगों के पास क्या हो गया? बढ़ गए, डिवाइड हो गए, डिसेंट्रलाइज हो गए। तो 10,000 कॉइन एक साथ अगर कोई बेचेगा तो वापस $1 पे कॉइन आ जाएगा, मगर ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इन 100 लोगों के अंदर बटे हुए, इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड स्वैपिंग एक्सचेंज यहाँ पर। और बात करें अभी ब्लॉक वगैरह की, तो अगर आपको मान लो $1000 का कॉइन अगर आपको स्टेक करना है, तो पहले आपको इस एक्सचेंज में आना पड़ेगा। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे यूनिसेफ V3 नाम का एक्सचेंज है जिसका लॉजिक उसी जैसा है, और ट्रस्ट वॉलेट में पैनकेक नाम का एक्सचेंज है जिसका जो लॉजिक है वो ऐसा ही है जैसा अभी हम समझे। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है? कॉइन को खरीदना है। कॉइन खरीदी करोगे तो आप इसका रेट बढ़ाओगे, और रेट बढ़ाने के बाद जो कॉइन आपने खरीदे वो डेफी में स्टेक करेंगे, तो डेफी अभी आपको वापस उसके 3 गुना वैल्यू का कॉइन देगा बढ़े हुए रेट का, जो आपने बढ़ाया है दोस्तों। जिस दिन आपको समझ में आएगा इसका लॉजिक, तो आपको और अच्छा लगेगा। वो ऐसा लगेगा कि 3 गुना नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, ऐसा आप कहोगे, मगर ये 3 गुना इसका लॉजिक है पढ़ने का दोस्तों। जैसे एक और एग्जांपल देकर के मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करूंगा कि अगस्त महीने में ये जब ब्लॉक और कॉइन लिस्ट हुआ था पैनकेक स्वैप एक्सचेंज में, तब इसकी वैल्यू $1 की थी, और दुनिया में 20 लाख कॉइन अभी आए थे। तो 20 लाख
कॉइन $1 की वैल्यू यानी $20 लाख। अब $20 लाख को अगर इंडियन रुपीस में सिर्फ 80 से गिनो तो 16 करोड़ रुपए का ये उस समय में ये प्रॉपर्टी थी। $20 लाख, 20 लाख कॉइन $1 की वैल्यू के, तो $20 लाख उसकी 80 से गिनो तो 16 करोड़ की वैल्यू थी उस समय। अब ये हो गया $22 का, तो अपन बीसी पकड़ते हैं, तो $20 की वैल्यू, 20 लाख कॉइन, $20 की वैल्यू, तो ये करीब करीब वो होता है 316 करोड़। तो 16 करोड़ की वैल्यू का आज 316 करोड़ हो गया। तो ये जो वैल्यू जो बढ़ी, रेट बढ़ने का एप्रिसिएटेड है, वो कहाँ गया? तो वो पब्लिक के पास में है। इसकी एसेट का जो वैल्यू है वो पब्लिक में बटा हुआ है और इसको ले जाने का काम भी पब्लिक ने किया है दोस्तों, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो डिसेंट्रलाइज है, कॉइन डिसेंट्रलाइज है। लिक्विडिटी पे ऐसा है पब्लिक खड़ी रहती है यहाँ पर, यानी ये डिसेंट्रलाइज है दोस्तों। ये आखिरी स्लाइड है और ये डिस्क्लेमर है कि जो भी मैंने अभी आपको बताया वो आपको इसकी सब नॉलेज आपको शेयर किया है। इन्वेस्टमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी का हो, चाहे शेयर बाजार का हो या चाहे कई जमीन का हो, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लगता है। तो आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग से समझ करके पूरा इसके अंदर स्टडी करने के बाद अगर आपको लगे तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर आप स्टेकिंग कर सकते हो। और इससे अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो डेली ऐसी जूम होती है और जूम में जुड़ करके और जानकारी लेकर के जिसने आपको लिंक भेजा है उसके साथ थोड़ा सा बैठ करके इसको समझ करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो दोस्तों। तो ये वापस से आ गया। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे सुना। और अगर कोई ऐसी बात न समझ में आई हो तो आप किसी जिसने आपको लिंक भेजी है उसके साथ में मिलके समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर खत्म करूंगा और 10 बज के